गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको जानकारी के अंदर है कि कक्षा 12th का एक टॉपिक हमने स्टार्ट करवाया था नया, रिलेशन और फंक्शन वाला। उसमें पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बताया। पार्ट फर्स्ट में आपने कुछ चीज़ें सीखी थी, जैसे 11th क्लास में जो अपने सेट थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ से कुछ चीज़ें पहले देखते फिर क्रमित युग्म पढ़ा। क्रमित युग्म के बाद उसमें और आगे पढ़ते हैं अपने कार्तीय गुणन के द्वारा ही क्या बनता है, रिलेशन आपका बनता है। तो आज उसी टॉपिक को आगे चलाते हैं। तो इसका जो पार्ट सेकंड है आज वो स्टार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट है? सेकंड। तो मैंने लास्ट में आपका उस वीडियो के अंदर ये बताया था कि आर क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। R is the subset of A क्रॉस B। अब A क्रॉस B तो आपको पता है, A क्रॉस B क्या है, कार्तीय गुणन है। क्या होता है? कार्तीय गुणन। तो ये होता है रिलेशन है जो कार्तीय गुणन का एक सबसेट होता है। कार्तीय गुणन के द्वारा ये क्या बनता है, अपना रिलेशन तैयार होता है। रिलेशन वहां से बन के अपने पास तैयार होके निकल के आता है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। जैसे रिलेशन है तो रिलेशन में अभी आगे अपने पढ़ेंगे कि जैसे उसके अंदर कितने प्रकार हैं, है ना, कौन कौन से रिलेशन होते हैं। उससे पहले देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। एक कोडोमेन आपके पास क्या होगा, वो चीज़ें अपने सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन में डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और सह प्रांत समझने के लिए अपने जो आर लिखते हैं ना, आर जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार का होता है। आर को गणितीय रूप में अगर आप लिखना चाहते हो तो गणितीय रूप में क्या लिखते हैं कि आर है वो ए कॉमा बी, जबकि ए कॉमा बी प्रकार के एलिमेंट होते हैं किसमें, सेट आर में। जबकि ए एलिमेंट, पहले वाला एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा एंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो एलिमेंट ए होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और एलिमेंट जो बी होगा, सेकंड वाला जो आगे वाले सामने वाला जो सेट होगा बी, उससे रिलेटेड होगा। अब इसी क्रम में और आगे चलते हैं कि प्रांत होता क्या है और सह प्रांत क्या होता है, उनकी रेंज क्या होती है वो सीखते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने एयर बबल की तरह ये दो सेट बनाता हूँ आपके लिए। तो जैसे एक सेट आपका ए और दूसरा सेट क्या हो गया, बी हो गया। जैसे इसमें तो क्या लिखा भाई 1 2 3 4, और इसमें ले लेते हैं जैसे 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट मैंने ले लिए। फर्स्ट को मैंने 7 से रिलेटेड करवा दिया, 2 को मैंने क्या है 5 से जोड़ दिया, 3 को मैंने 9 से जोड़ दिया और 4 को मैंने 8 से जोड़ दिया। तो ये अब इसके अंदर जो दो सेट आपने लिए, तो जो पहला सेट है जिसमें कंप्लीट जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, किसमें, सेट ए के अंदर आपके पास जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। तो ये तो होता है प्रांत या डोमेन। और जो सेट बी है, जो पूरा सेट आपको बी दे रखा है, समुच्चय आपको जो बी दे रखा है वो कहलाता है सह प्रांत या कोडोमेन। सह प्रांत या कोडोमेन क्या कहलाता है, सह प्रांत या कोडोमेन आपका हो जाएगा। इसका मतलब जो डोमेन है उसमें तो एलिमेंट आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4, क्या लिखना है, 1 2 3 4। कोडोमेन के अंदर एलिमेंट क्या आएंगे, जो सेट बी वाले एलिमेंट वो सारे आएंगे 5 6 7 8 9 और 10। ये अब बारी आती है कि रेंज क्या है इसकी, परिसर क्या है इसका, रेंज या परिसर। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि रेंज होता है क्या है, परिसर क्या होता है उसका, रिलेशन का किसी भी मैटर का अपने जो रेंज है वो क्या होगी। देखो रेंज क्या होती है कि कोडोमेन के अंदर इधर तो एलिमेंट होते हैं, है ना, सेट ए के एलिमेंट होते हैं, इनके लिए सामने वाले क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उनकी इमेज कहलाती है। जैसे 1 की इमेज कौन है, भाई 7 है, 2 की इमेज कौन है, 5 है, 3 की इमेज कौन है, 9 है और 4 की इमेज कौन है आपके पास, 8 है। तो सेट बी के एलिमेंट सेट ए वालों की क्या कहलाती है, इमेज। ठीक है, तो परिसर के अंदर क्या है कि इन इमेज का जो सेट आपके पास बन के तैयार होगा वो आपकी रेंज होगी, वो आपकी रेंज होगी।
तो देखो इमेज कौन कौन है, इमेज है जैसे मैं लिखता हूँ देखो 5 इमेज है, 7 इमेज है, 8 भी इमेज है किसकी है, 4 की है, और 9 भी इमेज है किसकी है, 3 की है। तो इमेज का प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होता है वो आपका परिसर कहलाता है, या फिर आपका क्या कहलाता है भाई, रेंज कहलाता है। तो आप ये देखें कि जो परिसर होता है वो सह प्रांत के कुछ एलिमेंट को लेके बनाया जाता है, क्योंकि सह प्रांत में तो सेट बी के अंदर चाहे इमेज हो या नहीं हो ऐसा ही पड़ा है, वो सारे एलिमेंट कहाँ काउंट होते हैं, सह प्रांत के अंदर अपने ही काउंट होते हैं। और परिसर है उसमें सिर्फ जो प्रतिबिंब है, जो इमेज आपके पास है, उनको मिला के जो आपका सेट तैयार होता है वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो रेंज है परिसर है, आपका जो रेंज है या परिसर है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया। किसका सबसेट होगा, सह प्रांत का सबसेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में भी रखें कि हमेशा जो रेंज या परिसर होती है वो क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, सह प्रांत का हमेशा ही सबसेट होगा। सारे एलिमेंट अगर इमेज बना के रखते हैं, हाँ, जैसे 1 की इमेज है, 2 की इमेज, 3 की इमेज, 4 की इमेज, इनके अलावा जैसे इस सेट के अंदर 6, 9 सॉरी ये जो 10 लिख रखा है वो 2 एलिमेंट अगर नहीं हो तो उस कंडीशन में आपका सह प्रांत और परिसर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो या तो सबसेट तो होगा ही, वो इक्वल है तो भी क्या है, सबसेट उसका काउंट होगा। तो परिसर के अंदर कम भी आ सकते हैं, सह प्रांत के बराबर भी अवयव आ सकते हैं। तो इसी प्रकार एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आर के अंदर भी देख लेते हैं भाई, जो रिलेशन आपका है उसके अंदर भी प्रांत और परिसर क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे आर में एक बना के लिख देता हूँ ना, ऐसे एक उदाहरण ले देते हैं, जैसे A1, B2, C3, D4, ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया इसी क्रम। तो इसमें अगर आपको लिखना है आर का प्रांत क्या है, आर का प्रांत क्या है, तो आर का प्रांत ले लेते हैं। आर का जो प्रांत है वो क्या है, देखो फर्स्ट जो एलिमेंट है, जो ऑर्डर पेयर है, जो आपका क्रमित युग्म दे रखा है, उसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट एलिमेंट लिख रखा है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रांत कहलाएगा। तो जैसे इसमें आ जाएगा ए, और कौन आ रहा है देखो बी, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है सी, फिर आ रहा है डी। रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना ना, अगर मान लो यहाँ रिपीट हो जाए कोई तो उसे अपने एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो आर का परिसर क्या होगा, आर का परिसर क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट है, क्रमित युग्म का जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका क्या कहलाएगा, परिसर या रेंज कहलाएगी। रिलेशन की क्या कहलाएगी, रेंज या परिसर। तो क्या क्या आएगा भाई, 1, 2, 3 और 4, ये आ गया आपका आर का परिसर आ जाएगा। क्या कहलाएगा, आर का परिसर कहलाएगा। तो ये होती है रिलेशन में प्रांत और परिसर किस प्रकार से निकालने होते हैं। तो देखो रिलेशन डिफाइन करवाने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, 2 सेट होना जरूरी है। 2 सेट होंगे तो उनका आप क्या बनाओगे, A क्रॉस B बनाओगे, मतलब उनका जो कार्य गुणन है वो अपने प्रोडक्ट करके उनको बनाने के बाद उसी से क्या होता है, रिलेशन तैयार होता है। तो रिलेशन है उसमें भी क्रमित युग्मों के रूप में एलिमेंट आते हैं, अपने पास क्या होने चाहिए, 2 सेट होने चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले लें आराम से, फिर और आगे चलते हैं इसी क्रम में। हाँ बढ़िया है, मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। और आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो ये मिटा देता हूँ मैं। तो कुल मिला के आर का जो परिसर है, आर का जो प्रांत है वो आपको समझ आया। एक छोटा प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि सेट ए और बी में नंबर ऑफ रिलेशन की जो मतलब नंबर ऑफ रिलेशन है, संबंधों की जो संख्या है वो आप बताइए। तो उसका भी एक बहुत बढ़िया है कि जैसे मान लो यूँ कह दिया जाए कि समुच्चय ए में पी अवयव तथा समुच्चय बी में क्यू अवयव है, तो ए से बी में परिभाषित
परिभाषित कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या क्या होगी? ये होगी 2 की पावर pq। क्या होगा? 2 की पावर pq होगा। तो यदि अपने पास ये बताना, ये चारा देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? अवयवों की संख्या क्या है? p है। और b के अंदर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? q है। तो a से b में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर pq। उदाहरण के तौर पे आप यदि समझना चाहें तो अपने काम कर लेते हैं। a में मैंने एलिमेंट ले लिए हैं क्या? 1 2 3। और b में एलिमेंट मैंने लिए हैं a और b। क्या लिए? a और b। तो ये पूछ लेता है कि a से b में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या आप बताएं। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होता है? कुल संबंध कितने होंगे ये आपको दर्शाना है। तो यही सूत्र आपका लगेगा। क्या होता है? फॉर्मूला 2 की पावर pq। तो p कौन है? नंबर ऑफ एलिमेंट a के अंदर अवयव कितने? देखो काउंट कर लें, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट b, सेट b में कितने अवयव है? 1 और 2। तो क्या लिखेंगे? 2। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर 3 × 2, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 2 की पावर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। बस शर्त ये है कि जो सेट आप ले रहे हैं वो आपके पास डायरेक्ट होने चाहिए, है ना, खाली सेट नहीं होने चाहिए। आपके पास उनके अंदर कुछ न कुछ अवयव एलिमेंट विद्यमान जरूर होने चाहिए, तब जाके ए सेट से बी सेट में कितने रिलेशन डिफाइंड होते हैं उनको निकाल सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। हाँ, तो इसी क्रम और आगे चलते हैं। आगे एक समस्या और आती है। जैसे मान लो सेट आपके पास एक ही दे रखा है, सेट क्या हो? एक ही दे रखा है, और उसमें यदि आपके पास n अवयव हो तो कुल संबंध आपके पास क्या हो जाएंगे वो देखते हैं। इसमें क्या है? जैसे आपके पास 2 सेट दे रखा है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि एक ही सेट मिले और उसमें जितने भी एलिमेंट आपके पास है खुद के साथ रिलेशन हो सकता है आराम से। भाई आपका ए होगा, जो सेट सामने वाला जो भी अपने तैयार करवाते हैं, जैसे 2 सेट होते हैं ए और बी। अब सेट ए भी आपका ए है और सेट बी भी आपका क्या है? ए है। तो उस कंडीशन में आपको अगर एक ही सेट दे रखा है तो अपने नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे वो देखते हैं, संबंधों की संख्या क्या होगी वो अपने देखते हैं। फॉर्मूला उसका भी कि यदि किसी समुच्चय ए में, यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव हो तो ए से ए में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 की पावर n स्क्वायर आ जाएगी। क्या आएगी भाई? 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल अपने ले लेते हैं। जैसे एक सेट आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? एक सेट अगर आपको दे रखा हो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक सेट तैयार कर लेता हूँ। क्या दे रखा है मेरे पास? 1 2 और 3। कोई सा भी एग्जांपल आप उठा लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक सेट मेरे को दे रखा है ये 1 2 और 3, सेट ए दे रखा है, और मेरे को सेट ए में कुल संबंध यदि निकालने का कहा जाए तो कुल संबंध मैं कैसे निकालता हूँ? तो यही सूत्र में लगाऊंगा। देखो क्या लिखेंगे? 2 की पावर n स्क्वायर। n क्या है? n है अवयव। ए में n अवयव हो तो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर एलिमेंट क्या है? 3 है। तो n की जगह क्या रखा जाएगा? 3। तो 3 का स्क्वायर। तो बताओ 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या रहेंगे? रिलेशनों की संख्या क्या रहेगी? संबंधों की संख्या आ जाएगी 2 की पावर n। तो ये अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे आपके पास p और q एलिमेंट थे, उनकी मल्टीप्लाई करवा थे। यहाँ क्या हो गया? सेम ही अवयव है। पहले सेट के अंदर, दूसरे सेट के अंदर सेम अवयव है। अब आप ये बताओ कि n की मल्टीप्लाई आप n से करोगे तो आपका क्या आएगा? n स्क्वायर आएगा ना। तो उसी को तो मैंने यहाँ लिखा है n स्क्वायर। तो ये कोई अलग से फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो आपका फॉर्मूला तो वही है ना। ये कोई अलग से आपका सूत्र या फॉर्मूला नहीं है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें।
ये भी कई बार क्या है परीक्षाओं में डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे दिया जाए। मैंने क्यों करवाया है, कई बार क्या होता है कि आपका जो ये सूत्र लिख के रखा हुआ ना ये वाला, कई बार परीक्षाओं में सीधा ये फॉर्मूला दे दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला तो हमें पढ़ाया नहीं है ना, ये सूत्र तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला ये सूत्र है वो कहाँ से आया है, कहीं से लिया है, इसी से यहाँ रखा है। उसने क्या है सेट ए दिया है, दो सेट अलग अलग नहीं दिए। अब चलते हैं कि रिलेशन का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध क्या होगा, व्युत्क्रम रिलेशन क्या होता है वो देखें। व्युत्क्रम रिलेशन कुछ नहीं देखो उल्टा है, सीधी सी कहानी है और कुछ नहीं है। जैसे मान लो सेट ए आपका ये रहा, सेट कौन सा बी आपका ये रहा, ए से बी में यदि कोई रिलेशन आर डिफाइंड है तो उसका उल्टा चलाना। उल्टा क्या होगा, ए से बी में चल रहा है तो उल्टा क्या होगा बी से ए के अंदर क्या होगा आर इनवर्स होगा, आर का व्युत्क्रम होगा। तो व्युत्क्रम को क्या लिखना है, आर इनवर्स आपको लिख देना है। जैसे यहाँ मैं ले लेता हूँ ए बी, क्या ले लेता हूँ ए बी और सी ले लेता हूँ, चलो 3 एलिमेंट। यहाँ मैं ले लेता हूँ जैसे 4 5 6, ए को मैंने 5 से ज्वाइंट कर दिया, बी को 4 से और सी को मैंने 6 से ज्वाइंट किया, तो मेरे पास एक रिलेशन तैयार हो गया कि ए का एक इमेज कौन है 5 है, बी की इमेज कौन है 4 है, सी की इमेज कौन है 6 है। ये मेरे पास क्या हो गया रिलेशन तैयार हो गया। अब मेरे को इसका इन्वर्स चाहिए, क्या चाहिए आर का इन्वर्स चाहिए। आर का क्या चाहिए भाई व्युत्क्रम चाहिए, तो व्युत्क्रम क्या होगा आर इन्वर्स। करना क्या है, कुछ नहीं करवाना, इनको आप उल्टा करवा दो। तो 5 ए 4 बी 6 सी, ये हो जाएगा आपका आर का इन्वर्स होगा, आर का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम क्यों हुआ भाई, क्योंकि आर आप पढ़ रहे हैं ए से बी। देखो आर जो रिलेशन आर है उसको तो आपने पढ़ा ए क्रॉस बी, क्या है ए क्रॉस बी है, मतलब आपका प्रांत कौन है ए है और सह प्रांत कौन है आपका बी है। परिसर भी कहाँ से आएगा, बी में से आएगा। तो ए की इमेज कहाँ मिलेगी सामने, तो ए की इमेज कौन है 5 है, तो पहला एलिमेंट क्या है ए 5। बी की इमेज कौन है 4 है, तो क्या आया बी 4। इसी प्रकार सी की इमेज कौन है 6 है, तो क्या है सी 6। ऐसे ही जो आर इनवर्स है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, बी क्रॉस ए है, कहाँ चल रहा है बी से ए के अंदर चल रहा है। तो बी में जो एलिमेंट है उनके लिए इमेज आपको कहाँ मिलेगी, सेट ए के अंदर मिलेगी। जैसे 4 की इमेज कौन है बी है, ये देखो ये 4 की इमेज बी, 5 की इमेज कौन है ए है, तो ये देखो ये पढ़ा 5 की इमेज ए, और 6 की इमेज कौन है सी है, तो आपकी इमेज ये आ गई 6 की इमेज कौन है सी है। तो इनके अंदर क्या होता है उल्टे हो गए, मतलब जो आर के अंदर आपके पास क्या था डोमेन था प्रांत था, वो आर इनवर्स के अंदर क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगी, और आर के अंदर जो रेंज थी वो आर इनवर्स का क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। तो भाई आर का जो प्रांत है वो आपका क्या हो जाएगा आर इनवर्स का परिसर हो जाएगा। आर का जो प्रांत है देखो ये प्रांत इसमें कहाँ आ गया परिसर के अंदर आ गया, या उल्टा ये भी कह सकते हैं कि आर इनवर्स का जो प्रांत है, सॉरी आर का परिसर लिख देता हूँ कि आर का जो परिसर है वो आपके पास क्या होगा आर इनवर्स का प्रांत बन जाएगा। मतलब जो पहले प्रांत था वो तो क्या बन गया देखो परिसर बन गया, और जो परिसर था वो आपका क्या बन चुका है प्रांत बन गया। तो आर इनवर्स क्या होता है, आर के एलिमेंट जो लिख रखे हैं क्रमित युग्म लिख रखे हैं उनको उल्टा घुमा दो, उल्टा जैसे आप घुमाओगे तो आपके पास क्या जाएगा आर इनवर्स आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा वगैरह में, कंपटीशन वगैरह जो भी अपने फाइट करता है उसमें है ना, 12th में कई बार पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से है अपना ये, और आगे चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी क्रम में और आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल से क्या थोड़ा अच्छे से क्लियर आपका मैटर हो जाता है। तो इसी क्रम में और आगे चलते हैं। अब आज पढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल में आपको समझा देता हूँ संबंधों के प्रकार के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि संबंध पढ़ने के बाद, रिलेशन को पढ़ने के बाद अपने क्या सीखेंगे कि
बाकी संबंधों के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के संबंध होते हैं वो पढ़ेंगे। तो अब आगे चलते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। तो कैसे, वैसे तो देखो एक तत्समुख संबंध भी होता है अपना। क्या होता है, तत्समुख संबंध भी होता है। उससे क्या हो तो ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, अपना तो मेन जरूरी है, वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला अपने स्टार्ट करेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के बाद में दूसरा आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। इसके बाद आता है संक्रामक। संक्रामक संबंध। उसके बाद अपने पास आ जाएगा कौन सा, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। ये 4-5 तरह के। तो देखो होता क्या है, कुछ नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण लेके अपने नामों से देखो पता चल जाएगा। स्वतुल्य है ना, स्वय। स्वय का मतलब क्या होता है, खुद। खुद के तुल्य होना चाहिए, बाकी दूसरे से रिलेटेड है या नहीं उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो जैसे इसके अंदर क्या है कि आर इस प्रकार का होना चाहिए कि ए कॉमा ए नजर आना चाहिए, जहाँ पे ए क्या होना चाहिए, सेट ए का एक एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप ये देख लें कि आपके पास मान लो एक सेट दे रखा है जहाँ एलिमेंट दे रखे हैं 1 और 3, 2 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो देखें जो आर होगा उसके अंदर आपको सिर्फ ये देखना, खुद का खुद के साथ रिलेटेड होना बहुत जरूरी है, स्वयं के साथ होना ही चाहिए। जैसे 1 का 1 के साथ है ना, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 1 का 3 के साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या उनसे स्वतुल्य है। स्वयं का मतलब क्या है, खुद का खुद के साथ संबंध होना जरूरी है। उसके अलावा यदि एक्स्ट्रा पार्ट भी ऐड है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सेट ए में 2 एलिमेंट है 1 और 3, आपको सिर्फ ये ढूंढना है रिलेशन के अंदर कि क्या 1 से 1 रिलेटेड है, क्या 3 से संबंधित है क्या, उसके अलावा दे रखा है उसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो रिलेशन का जो टाइप है, प्रकार है, वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अब चलते हैं सम्मित। सम्मित क्या होगा कि मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक्स और वाई 2 एलिमेंट दे रखे हैं, किसके, सेट ए और बी के। क्या दे रखे हैं, सेट ए और बी के 2 एलिमेंट मेरे को दे रखे हैं। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए साउंड की वजह से। हाँ, तो मैं यहाँ था कि अपने सम्मित संबंध क्या होता है उसे आगे चलाएं। सम्मित संबंध क्या होता है, ये कह रहा है कि यदि x और y से 2 एलिमेंट हो, कहने का मतलब यह है कि अपने को क्या देखना है कि यदि x का रिलेशन y के साथ हो, x का क्या रिलेशन y के साथ हो, उस कंडीशन में आपको ये ढूंढना है कि y का रिलेशन x के साथ में भी है क्या, है ना। और उल्टा भी देखना है कि y का रिलेशन यदि x के साथ में तो x का y के साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि a में मेरे को क्या दे रखे हैं, 1 और 2, 3 एलिमेंट ले लेता हूँ। तो r के अंदर मान लेते हैं मैंने क्या लिखा, 1 1 1 2 1 3 है ना, 2 1 3 3 और 3 1, ये एक रिलेशन दे रखा है। अब इसमें खुद के साथ संबंध हो, ये अपने को नहीं चेक करवाना है। इसमें क्या चेक करना है कि x अगर y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड होना जरूरी है। 1 का 1 के साथ उल्टा पढ़ेंगे तो भी क्या है, 1 के 1 के साथ भी रिलेशन होगा जो कि दे रखे हैं। 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 2 का 1 के साथ होना चाहिए। तो जो देखो आपको यहाँ नजर आ रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 3 के साथ रिलेशन है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 3 का 1 के साथ रिलेशन होना मस्ट है, जरूरी है। अगर मान लो इसमें से एक भी हटा दिया जाए तो ये जो रिलेशन है, जो आर बना रखा है, संबंध बना रखा है, वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा, सम्मित संबंध आपका नहीं कहलाएगा। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है। बाकी एग्जाम्पल वगैरह करेंगे उससे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। संक्रामक संबंध। संक्रामक क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, जो होता क्या है कि मान लेते हैं 3 एलिमेंट है आर के अंदर, क्या है, ऐसे 3 एलिमेंट हो आर के अनुसार, x का रिलेशन y के साथ में और साथ में y का रिलेशन z के साथ में, ये दोनों तो होने चाहिए। x का रिलेशन y के साथ में और y का z के साथ रिलेशन है
तो अपने को क्या ढूंढना है कि क्या x का रिलेशन z के साथ भी है क्या। यदि x का रिलेशन, देखो x का रिलेशन y के साथ है, y का z के साथ रिलेशन है, तो उस कंडीशन में ये देखना है कि क्या x का रिलेशन z के साथ है क्या। अगर z के साथ होगा तो वो संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा, नहीं तो संक्रामक नहीं कहलाएगा। इसके लिए दोनों होने जरूरी है। x का y के साथ है और y का z के साथ नहीं है, तो आगे फिर किसे ढूंढोगे आप, z तो आपका है ही नहीं। तो ये दोनों होने जरूरी है। तब उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि क्या x का z के साथ संबंध आ रहा है, क्या उसका रिलेशन है। तो जो रिलेशन आर आपको दे रखा हुआ क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। अब तुल्यता क्या होता है, तुल्यता क्या होता है, यदि कोई रिलेशन आपका आर है वो स्वतुल्य हो और सम्मित हो जाए और साथ में क्या हो जाए, संक्रामक हो जाए, तो उस समय ये जो रिलेशन आर है वो क्या कहलाएगा, आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा। इक्विवेलेंट रिलेशन आपका कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो तुल्यता संबंध होने के लिए आपका जो रिलेशन है वो स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। तीनों अगर क्वालिटी कोई रिलेशन रखेगा तो आपका जो दिया गया रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब इतना आज अपने देख लिया है। इसके आगे का जो पार्ट है, कुछ एग्जाम्पल वगैरह लेके जो रिलेशन के जो प्रकार हैं उन्हें और आगे सीखेंगे और वो अपने करेंगे इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। वो कहने की मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैसे तो आप आराम से पढ़ें, देखें उन प्रश्नों को। कोई अगर आपका डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू।